Hello, good morning class. I am Om Prakash Sungar, your biology teacher, class 12th. Today's start the topic is a replication of DNA. ओके तो डीएनए के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. DNA is a genetic materials in all living things except then the few viruses. In a few viruses have genetic material is RNA. लाइक 5174 या फिर V2 बैक्टीरियोफेज. ओके, कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और मोस्टली सभी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है. ओके, अब मैंने बताया था कि डीएनए की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है. डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डुप्लीकेशन होता है. अपने जैसे ही टेम्पलेट स्टैंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है. अपने जैसे ही डीएनए फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो. आप सभी जानते हैं ये अपने जैसे मतलब टेम्पलेट्स बनाता है और डुप्लीकेट करता है और अपने जैसी कॉपी फॉर्म करने की टेंडेंसी करता है. ठीक है, तो एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अपने जैसे ही डीएनए की प्रोसेस को फॉर्म करता है, अपने जैसे ही कॉपी फॉर्म कर लेता है, डीएनए से डीएनए बनाता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन. क्लियर हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन. तो एक ये प्रोसेस जो होती है सारे ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होती है ड्यूरिंग इंटरफेज सेल साइकिल. आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. इंटरफेज के समय मतलब इंटरफेज में जो G1 जी और S और S2 सॉरी G2, तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन इंटरफेज प्रोसेस में. जो एस फेज होती है, जो एस फेज होती है, एस फेज. ठीक है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. इंटरफेज की जो एस फेज होती है उसमें G0 होता है, G1 होता है, एस होता है और G2 फेज होती है. जिसमें एस फेज होती है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो रेप्लिकेशन मीन्स अपने जैसे डीएनए का फॉर्मेशन होना. ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर होगा? डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है और डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो इसमें भी मतलब अपने एक टेम्पलेट्स बनाता है, एक स्ट्रक्चर से बनाता है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनाता है. लेकिन जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिकल फॉर्म में होता है. ठीक है, डबल. तो अपना जैसे ही एक के सांचा तैयार करता है डीएनए रेप्लिकेशन में. तो इस डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन. और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन. तो यहाँ पर मैंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया. और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना. और ट्रांसलेशन क्या होता है? एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसाइज होना. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है क्या? बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ओके, तो हम बात करते हैं. अभी मैंने बताया कि जो जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में माइटोसिस या मियोसिस जो एम फेज होती है, तो इसमें जो इससे पहले जो इंटरफेज होती है, सेल साइकिल की जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज में अभी मैंने बताया था कि जी1 फेज होती है,
सॉरी एस फेज होती है और G2 फेज होती है, ये ड्यूरिंग इंटरफेज में आता है। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की इंटरफेज। तो जो एस फेज होती है, एस फेज में प्रोटीन सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए डबल हो जाते हैं, जस्ट अपने जैसे एक कार्बन कॉपी फॉर्म करते हैं। तो ये इट अकर्स बिफोर माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस या मियोसिस से पहले जो ये इसे क्या बोलते हैं, एम फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम फेज, माइटोसिस या मियोसिस। तो एम फेज से पहले क्या आता है, इंटरफेज आता है। इंटरफेज में G1 S और G2 होता है। तो जो एस फेज होती है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्लियर, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये भी आता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की किस फेज में होता है, किस में होता है, मतलब इंटरफेज में होता है और एस फेज में होता है। ठीक है। there are three possibilities for the replication of DNA। डीएनए की 3 मेन पॉसिबिलिटीज होती हैं और जिसमें हम स्टडी करते हैं। मेन जो पहली प्रोसेस है, एक कि आपने पढ़ा होगा डिस्पर्सिव मैकेनिज्म, मतलब मतलब एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कई एक साइंटिस्ट ने ये बताया डिस्पर्सिव मैकेनिज्म के थ्रू कि डीएनए रेप्लिकेट करता है और डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते हैं। इस मैकेनिज्म के थ्रू डीएनए के बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं और ईच फ्रैगमेंट से कैन बी रेप्लिकेट टू न्यू डीएनए। ठीक है। एंड ईच डीएनए ज्वाइंड इटसेल्फ लार्जेस्ट डीएनए का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये बताया तो था इस मैकेनिज्म के थ्रू ये बताया कि जो एक डीएनए होता है उसके कई बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं और ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू डीएनए और ये सभी डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा डीएनए बनाता है। ठीक है। तो लेकिन इसका कोई एक एविडेंस नहीं मिला, कोई इसका प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए ये रीजन सही, ये जो मैकेनिज्म थी ये सही नहीं थी। ठीक है। और साइंटिफिकली रीजन के से हम बात करते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो तब तक हम उस बात को प्रूफ नहीं करते हैं, सही साबित नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस मैकेनिज्म का कोई भी प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए कोई भी एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए हम इसको नहीं मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिस्पर्सिव मैकेनिज्म है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, इसमें ने ये बताया था कि इसी में डिस्पर्सिव मैकेनिज्म में ये बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन के और ये बहुत सारे डुप्लीकेशन करते हैं और एक नया डीएनए बनाते हैं। तो इसका कोई प्रूफ सही साबित नहीं हुआ। एक कंजर्वेटिव मैकेनिज्म था, एक कंजर्वेटिव मैकेनिज्म में भी यही बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द ओरिजिनल डीएनए, एक जो ओरिजिनल डीएनए होता है मॉलिक्यूल इज वेल कंजर्व्ड एंड इट्स कॉपी रेप्लिकेट सिंथेसाइज इन द मीडियम। मतलब उन्होंने भी बताया कि जो एक मैच्योर डीएनए होता है, एक एक्चुअल जो डीएनए होता है उसके ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने जैसे ही एक कार्बन कॉपी फॉर्म करता है। जैसे हम फोटोस्टेट कराते हैं या फिर जो फोटोकॉपी कराते हैं तो जो ओरिजिनल कॉपी होती वैसे ही जैसे एक और भी कॉपी मिल जाती, तो ऐसे ही एक एक्ट करता है डीएनए। डीएनए अपने जैसे ही डीएनए फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन इसका कोई एविडेंस, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला था, इसीलिए हम इसको भी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को भी हम सही साबित नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए की एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होता है। आप जानते हैं ये मतलब डीएनए इज अ डबल हेलिकल फॉर्म एंड दीज आर हैव पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। तो इसकी एक मतलब अपोजिट फॉर्म होती है, मतलब 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इसके 2 स्टैंड्स होते हैं, एक 5' to 3' और 3' to 5'। तो दोनों स्टैंड
कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये जैसा इसका ये कॉम्प्लीमेंट होगा और इसका ये कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये एक दूसरे के एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है। ठीक है, तो इसका भी कोई एक बेसिकली प्रूफ नहीं मिला था। तो अब ये देखा कि इन्होंने जो बताया था कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो भाई इन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा करते हैं कि डीएनए जो वाटसन क्रिक मॉडल जिसने डीएनए के बारे में बताया था उन्हीं को देते हैं और वही सही साबित करेंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है और कैसे क्या करता है। ठीक है, तो वाटसन एवं क्रिक ने, आप जानते हैं कि वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल वाटसन क्रिक मॉडल दिया था और इन्होंने बताया कि डीएनए डबल स्टैंड होता है, अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री होता है और जो कि मतलब डुप्लीकेशन भी करता है। ठीक है, लेकिन अब इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई थी कि ये कैसे अपने आप को सिद्ध साबित करें, सही साबित करें कि ये कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे क्या करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं 1953 में मतलब 1953 में डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल दिया था और 1962 में मतलब इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये जानते हैं कि ये डबल स्टैंड होते हैं। कैसे होते हैं ये डबल स्टैंड होते हैं? मान लीजिए ये 2 स्टैंड्स हैं इसके डीएनए के और ये आपस में कैसे होते हैं, मतलब बेस पेयरिंग से बॉन्डेड होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये आपस में बॉन्डेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो डीएनए होता है, डीएनए अपने आप में इनके जो बोथ स्टैंड्स हों ये आपस में क्या होंगे, ब्रेक होंगे और ये स्टैंड से जैसे ये वाला स्टैंड अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग होगा। तो एक स्टैंड हमने ये बना लिया, एक स्टैंड बना, तो बोथ स्टैंड अलग हो जाते हैं। इनकी जो बेस पेयरिंग जो होती है ब्रेक होती है और ये बोथ स्टैंड अलग होते हैं, तब ये अब मतलब ये वाला अब एक नया डीएनए बनने लगा और एक ये नया डीएनए। तो इस टाइप से ये 2 डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं और डुप्लीकेट करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से डीएनए ब्रेक होते हैं। जो ओरिजिनल डीएनए होता है तो इनके कुछ जैसे ये पर्टिकुलर डीएनए होता है, इस टाइप से डीएनए होता है, ये इस टाइप से डीएनए होता है। तो इनकी जो बोथ स्ट्रैंड्स होती हैं, जो बेस पेयरिंग होती है, तो कुछ एंजाइम की हेल्प से ये ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हेलिकेज एंजाइम होता है, पॉलीमरेज होता है, हेलिकेज होता है, ट्रोपोआइसोमेरेज होता है। तो उन कई डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उस कुछ एंजाइम की हेल्प से ये ब्रेक होता है। तो उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि ये कैसे ब्रेक होता है, बोथ स्ट्रैंड कैसे अलग अलग होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि जब तक बोथ स्ट्रैंड्स अलग अलग नहीं होंगे तब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखा भी रखा है, यहाँ पर हमने दिखा रखे हैं कि जो इस टाइप का जो डीएनए होता है बोथ स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और जो ओरिजिनल जैसे ये डीएनए ओरिजिनल डीएनए है। ठीक है, अभी मैंने बताया था एक ओरिजिनल डीएनए है और ये अपने आप में क्या होता है, अलग अलग रेप्लिकेट करता है। ये अलग बन जाएगा और एक ये अलग बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ बेस पेयरिंग होगा, एडेनिन होगा, ये मान लीजिए एडेनिन होगा, इसमें गुआनिन होगा और ये गुआनिन होगा, इस टाइप से। तो इसमें भी होगा, मान लीजिए साइटोसिन होगा या फिर एडेनिन होगा। ठीक है, ये तो ये अपने आप में क्या करेगा, ये स्टैंड से कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बनाएगा और एक नया डीएनए फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर एक इसका स्टैंड्स नया ये बन जाएगा और इसका स्टैंड्स ये नया ये बन जाएगा। तो एडेनिन से ये पेयरिंग करेगा, मालूम ही है, थायमिन होता है और एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, गुआनिन साइटोसिन। तो एक डीएनए ये बन गया।
अब ये साइटोसिन मालूम है गुआनिन के साथ पेयरिंग करेगा, ये भी गुआनिन के साथ पेयरिंग करेगा, ये थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा, ये थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डीएनए ये बन गया और एक ये डीएनए बन गया। क्लियर हो गया? तो 2 डीएनए बन गया। इस टाइप से ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं। तो इसमें एक स्टैंड कैसा होगा, वो मतलब टेम्पलेट होगा। एक स्टैंड तो टेम्पलेट होगा जो पहले से ओल्ड डीएनए का टेम्पलेट होगा, और एक न्यू स्टैंड्स होगा, न्यू डीएनए स्टैंड्स होगी। ठीक है, तो एक ओल्ड हो गई और एक न्यू हो गई। तो इस टाइप से एक टेम्पलेट स्टैंड होगी, एक न्यू स्टैंड्स होगी। तो डीएनए का जो फॉर्मेशन रेप्लिकेशन इस टाइप से होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के स्टूडेंट्स। जो प्रपोजिंग ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में किसने प्रपोज किया? फॉर द डीएनए बॉटसम क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड ऑफ द जिम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो बॉटसम क्रिक मॉडल किसने दिया था? डीएनए ने दिया था। इसीलिए मतलब कई अदर साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये रेप्लिकेशन मॉडल भी आप ही दो, तो इन्हें बताने की कोशिश की। ठीक है, to quite the original structures and that is the follow original structure को follow किया। it has not escaped notice that in the specific pairing of have। उन्होंने कहा कि हमने मतलब नोटिस किया, और जब डबल स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए के बारे में बताया था तो हमने नोटिस किया कि बेस पेयरिंग के बारे में समझा और उसके बारे में बताया कि कैसे बेस पेयरिंग होती है। तो पोस्टुलेट्स इमीडिएटली सजेस्ट पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बॉटसम क्रिक मॉडल। तो बॉटसम क्रिक मॉडल किसने मतलब कब दिया था? 1953 में दिया था, और 62 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्टैंड, उन्होंने बताया कि बॉटसम क्रिक मॉडल में इसमें 2 स्टैंड्स होते हैं और एक दूसरे को ये कैसे होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक्ट एज अ टेम्पलेट, एक टेम्पलेट जैसे ये मैंने बताया था कि ये कैसे होते हैं? डबल स्टैंड्स होते हैं, और डबल स्टैंड ये कैसे हो जाएंगे? जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। दोनों स्टैंड्स कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मतलब न्यू डीएनए फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, इस टाइप से नया डीएनए बन जाएगा। तो मतलब सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स है, मतलब जो डीएनए होगा वो दोनों स्टैंड्स अलग अलग हो जाएंगे और सिंथेसाइज करेंगे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स, नया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बनाते हैं। अब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन इज कंप्लीट हो जाती है तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज। अभी मैंने बताया जब रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो नया डीएनए बना है तो एक तो मतलब टेम्पलेट स्टैंड होगा, एक न्यू स्टैंड्स होगा, एक मतलब ओल्ड डीएनए के स्टैंड्स होगा टेम्पलेट, एक न्यू स्टैंड्स होगा। ठीक है, दोनों स्टैंड्स कैसे होंगे? एक ओल्ड होगा, एक न्यू होगा। ठीक है, तो दिस स्कीम वाज टर्म्ड, इसे क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मतलब अर्ध विभाजन। तो से मतलब एक कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है। कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन में ये आएगा दोनों स्टैंड कैसे एक जैसे हों, और इसमें क्या है? एक नया है और एक पुराना है, तो इसे क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो मतलब उनने बॉटसम क्रिक मॉडल ने ये बताने की कोशिश की कि जो डीएनए क्या होते हैं कि बहुत स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं और एक नई कॉपी फॉर्म करते हैं, नया स्टैंड्स बनाते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन इन्हें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। तो मिचेल्सन ने स्टॉल करके भी एक्सपेरिमेंट आता है, गिव द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिचेल्सन एंड स्टॉल। तो वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम से भी आता है गिव द एक्सपेरिमेंट ऑफ मिचेल्सन एंड स्टॉल। तो मिचेल्सन एंड स्टॉल ने ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया
कि ये मतलब रेप्लिकेट करते हैं। तो वॉटसन क्रिक मॉडल, वॉटसन क्रिक ने तो केवल बताया था कि ये रेप्लिकेट करते हैं, इस टाइप से बोथ स्टैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन मेसेल्सन स्टोल ने उन्हें एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया। ठीक है, तो क्या हम स्टडी करते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। इसमें जानते हैं दिस मेथड प्रपोज्ड बाय वॉटसन क्रिक, मतलब प्रपोज किसने किया था सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, वॉटसन क्रिक ने बताया कि एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। अच्छा, एविडेंस किसने दिया कि वॉज प्रोवाइडेड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल। क्लियर होगा, मतलब एविडेंस, द एविडेंस फॉर सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म किसने दिया था, मतलब मेथड को प्रपोज किसने किया, वॉटसन क्रिक ने प्रपोज किया था, और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल इन 1958 में। 1953 में वॉटसन क्रिक मॉडल दिया था, और सेमी कंजर्वेटिव मेथड मेसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया कि ये रेप्लिकेट करते हैं। फॉर दिस द यूज्ड बैक्टीरिया, इसमें क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया इकोलाई, एस्चेरिया कोलाई। तो एस्चेरिया इकोलाई में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। तो इकोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। तो इकोलाई बैक्टीरिया लिया, तो दे यूज द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया, तो नाइट्रोजन के आइसोटोप N14 और N15 लिया। ठीक है, दिया N15 मतलब N14 लाइट नाइट आइसोटोप्स, और ये हैवी आइसोटोप होते हैं। तो ये, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, जो ये हैवी आइसोटोप तो है, N15 एक हैवी आइसोटोप तो है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं। यहाँ पर एक क्लियरली ध्यान रखना कि N15 इज अ नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, दीज आर हैवी आइसोटोप। तो इतना हमने स्टडी किया। नेक्स्ट है कि द एक्सपेरिमेंटल द कल्चर्ड बैक्टीरिया इकोलाई इन द कल्चर मीडियम विच कंटेन हैवी नाइट्रोजन। तो इसको हमने एक इकोलाई बैक्टीरिया लिया, इकोलाई बैक्टीरिया अभी हमने एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था, इकोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिया कोलाई। तो इसको हमने किस में लिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया, और इकोलाई बैक्टीरिया को मतलब N15 मीडियम लिया, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन आइसोटोप, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप लिया N15, एक मीडियम लिया N15 मीडियम लिया, तो इसको इसमें कल्चर कराया। ठीक है, तो दे ग्रो द बैक्टीरिया अप 17 जनरेशन। तो इसको हमने 17 जनरेशन तक ग्रो कराया। तो एक ये कौन सा मीडियम है, N15 मीडियम है, हैवी नाइट्रोजन मीडियम है। तो इकोलाई बैक्टीरिया को हमने इसमें अबाउट 17 जनरेशन तक ग्रो कराया। ठीक है, 17 जनरेशन। आप जानते हैं कि एक हमने बैक्टीरिया लिया, एक बैक्टीरिया फर्स्ट जनरेशन में, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, 2 से सेकंड जनरेशन में 4 बन जाएंगे, और थर्ड जनरेशन में 4 से 8 बन जाएंगे, 8 जनरेशन में मतलब फोर्थ जनरेशन 8 से 16 बन जाएंगे। तो इस टाइप से मतलब 100,000 की क्वांटिटी में बैक्टीरिया 17 जनरेशन तक बन जाते हैं। थाउजेंड्स की क्वांटिटी में 17 जनरेशन तक बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो सभी का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, सभी का जो डीएनए होगा वो हैवी डीएनए हो जाएगा। ठीक है, तो एक जनरेशन में जैसे ओल्ड स्टैंड और न्यू स्टैंड बनेगा, दूसरे में न्यू स्टैंड मतलब बनेगा। तो इस टाइप से मतलब अगर लास्ट वाली जनरेशन में हम देखेंगे सभी का जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, हैवी डीएनए होगा। ठीक है, हैवी डीएनए। तो हैवी डीएनए की बोथ स्टैंड अगर हम देखेंगे तो मतलब ये डीएनए है और एक ये स्टैंड्स है डीएनए की, तो दोनों की इसका ये भी स्टैंड N15 होगा और इसकी भी स्टैंड्स N15 होगा। बोथ की जो स्टैंड्स होगी वो कैसी होगी, N15 होगी, तो हैवी डीएनए कहलाएगा। ठीक है,
17 जनरेशन तक हम इसका ग्रो कराते हैं। तो हमने ले लिया, मान लिया कि ये हमारे पास बेटा मतलब 2 मीडियम हैं। हमने एक बैक्टीरिया लिया, ये कल्चर मीडिया लिया, ये कल्चर मीडियम लिया, कल्चर मीडियम N15 का कल्चर मीडियम लिया, N15 कल्चर मीडियम लिया। एक बैक्टीरिया इसमें ग्रो कराया और 17 जनरेशन तक इसको ग्रो कराएंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे N15 में। तो बहुत सारे बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो गए, बहुत थाउजेंड्स की क्वांटिटी में बैक्टीरिया आज फॉर्मेशन हो गए। ठीक है, तो मतलब इसमें जो जितने भी बैक्टीरिया होंगे, इसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे सभी कैसे होंगे, हैवी बैक्टीरिया होंगे, हैवी बैक्टीरिया होंगे। तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे सभी हैवी बैक्टीरिया होंगे इसमें। ठीक है, और हम जानते हैं कि आफ्टर 17 जनरेशन के बाद अगर हम देखेंगे, आफ्टर 17 जनरेशन के बाद दे फाउंड दैट नाउ इज बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ऑफ बैक्टीरिया N15 इज प्रेजेंट। मतलब 17 जनरेशन के बाद अगर हम देखेंगे कि DNA की जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगी, DNA की दोनों स्ट्रैंड्स होंगी, ये भी N15 होगा और ये भी N15 होगा, दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होंगी, अलग अलग होंगी, सॉरी N15 ही होंगी। तो ये सभी, ये कैसा है, हैवी DNA, ये हैवी DNA कहलाएगा। ठीक है, दीज आर हैवी DNA। तो यहाँ पर अगर अब हम देखते हैं, सब हमारे पास सारे बैक्टीरिया कैसे आ गए, हैवी DNA आ गए। अब हैवी DNA से, हैवी DNA वाला जो बैक्टीरिया था उस मीडियम से हमने एक बैक्टीरिया निकाला, इसमें से एक बैक्टीरिया निकाला और इसको हमने कल्चर किया N14 मीडियम में। क्लियर हुआ, ये हैवी मीडियम था, N15 हैवी मीडियम था और N14 ये लाइट मीडियम है। तो हैवी DNA को हमने लाइट मीडियम वाले मटेरियल में कल्चर कराया, लाइट मीडियम में हमने कल्चर कराया। तो जो पहली जनरेशन होगी, जो फर्स्ट जनरेशन होगी, इसका जो इसका ये जो बैक्टीरिया है इसका DNA कैसा होगा, बोथ स्टैंड्स, ये बोथ कैसे हैं, हैवी DNA है। तो बोथ स्टैंड्स कैसे होंगे, N15 होंगे, इसका भी कैसा होगा, N15 होगा, बोथ स्टैंड के N15 होगा। लेकिन जब आफ्टर देन फर्स्ट जनरेशन के बाद हमने इसको किस में कल्चर कराया, लाइट DNA, लाइट मीडियम, नाइट्रोजन वाले मीडियम में हमने कल्चर कराया। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद हमें, हमारे पास कौन सा DNA फॉर्मेशन होगा, एक तो मतलब इंटरमीडिएट DNA बनेगा। कौन सा बनेगा, मतलब हाइब्रिड DNA या इंटरमीडिएट DNA। हम देखेंगे इसके एक स्टैंड तो N15 होगा और एक स्टैंड कैसा होगा, N14 मीडियम का होगा। तो एक स्टैंड तो हैवी DNA मतलब हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप होगा और एक लाइट नाइट्रोजन, तो इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट DNA। इंटरमीडिएट स्टैंड्स बोलेंगे या हाइब्रिड DNA कहेंगे या इंटरमीडिएट DNA कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मतलब हमने एक DNA लिया और मतलब N14 मीडियम में कल्चर कराया। आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन के बाद हमने देखा कि एक स्टैंड कैसे होगी, N15 की होगी और एक स्टैंड N14 को होगी। हमें कौन सा इंटरमीडिएट DNA हमें मिला या हाइब्रिड DNA हमें मिला। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, आफ्टर वन जनरेशन द फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ DNA ऑफ बैक्टीरिया इज इंटरमीडिएट। हमें कैसा मिला, इंटरमीडिएट DNA का बैक्टीरिया हमें मिला। बिटवीन हैवी DNA में एंड लाइट DNA। तो हम मतलब ये एक्सप्लेन हुआ, दिस एक्सप्लेन दैट दीज DNA मॉलिक्यूल हैव वन पेरेंटल स्टैंड, एक पेरेंटल स्टैंड एंड वन न्यू स्टैंड, एक पेरेंटल स्टैंड होगा इसमें, एक न्यू स्टैंड होगा, दैट हैव इंटरमीडिएट डेंसिटी। इसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट DNA या इंटरमीडिएट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे इंटरमीडिएट DNA भी कहते हैं। तो एक स्टैंड N15 का होगा और एक स्टैंड N14 का होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि DNA, एक तो हमने हैवी DNA पढ़ा, हैवी DNA। ठीक है, अच्छा हैवी DNA की बोथ स्टैंड कैसे होंगी,
हैवी डीएनए की बोथ स्ट्रैंड्स N15 होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा मतलब लाइट डीएनए, एक हम क्या होता है LIGST, लाइट डीएनए। ठीक है, लाइट डीएनए की बोथ स्ट्रैंड्स कैसी होंगी, N14 होंगी, क्यों लाइट आइसोटोप N14 होंगी बोथ स्ट्रैंड डीएनए की। ठीक है, नेक्स्ट है ये लाइट डीएनए हो गया, हैवी डीएनए और लाइट डीएनए। और इंटरमीडिएट डीएनए, ठीक है, इंटरमीडिएट डीएनए की एक स्ट्रैंड कैसे होगी, N14 होगी, और एक स्ट्रैंड से N15 होगी, N14 एंड एक 15, ये इंटरमीडिएट डीएनए। तो तीनों क्लियर हो गया, लाइट डीएनए, हैवी डीएनए और इंटरमीडिएट डीएनए, तीनों क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तीनों को हम सेपरेशन कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं, तीनों हैवी और लाइट और इंटरमीडिएट डीएनए को हम सेपरेशन कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे। एक मेथड है और एक टेक्निक है, उस टेक्निक के थ्रू, एक मेथड के थ्रू हम एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम तीनों डीएनए को सेपरेशन कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कौन सा मेथड है ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ लेते हैं कि हैवी डीएनए, लाइट डीएनए और इंटरमीडिएट डीएनए को का सेपरेशन हम किस मेथड के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, एक बियॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट। ठीक है, बियॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, इसे आइसोपेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं, आइसोपेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन। बियॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन को हम आइसोपेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। यूज्ड कंसेप्ट ऑफ द बायोन्सी टू सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब डीएनए को हम क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा मीडियम लेते हैं, सीजियम क्लोराइड, ध्यान रखना बेटा, सीजियम क्लोराइड का सल्यूशन लेते हैं। तो जैसे हमने एक ट्यूब लिया, एक हमने क्या लिया, ट्यूब लिया, एक हमने ट्यूब लिया। ठीक है, और इस ट्यूब में चलो हम एक बड़ी सी ट्यूब बना लेते हैं, एक हमने क्या ली, ट्यूब ली, और इस ट्यूब में हमने सीजियम क्लोराइड का सल्यूशन डाल दिया। ये हमने डाल दिया सीजियम क्लोराइड का सल्यूशन, सीजियम क्लोराइड का हमने सल्यूशन ले लिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, जो डीएनए डाल दिया, क्या डाल दिया, डीएनए मॉलिक्यूल डाल दिया, डीएनए। ठीक है, तो इसमें हम इसका सेंट्रीफिकेशन करते हैं, इसका हम सेंट्रीफिकेशन करते हैं। तो आफ्टर द सेंट्रीफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में की फॉर्म बन जाती है, क्या बन जाती है, डीएनए की फॉर्म बन जाती है। जो हैवी डीएनए होगा, हैवी डीएनए हाँ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, हैवी डीएनए कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, जो लाइट डीएनए होगा वो ऊपर आ जाएगा, लाइट डीएनए ऊपर आ जाएगा, और जो इंटरमीडिएट डीएनए होगा वो कहाँ चला जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म बन जाती हैं। हैवी डीएनए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, लाइट डीएनए ऊपर चला जाएगा, और इंटरमीडिएट डीएनए बीच में आ जाएगा। तो हैवी, लाइट और मतलब इंटरमीडिएट डीएनए को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत अच्छा मीडियम है, सीजियम क्लोराइड का बहुत अच्छा मीडियम है, और इस मीडियम के थ्रू हम डीएनए का सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन डीएनए को सेपरेशन करने के लिए सही है, तो कौन सा, सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि यूजली मतलब सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज यूज्ड, दिस मेथड वेरी सेपरेटेड
separates molecule and so sharp that it can even separated different molecules isotope from one another। तो एक दूसरे से जो डीएनए का मालिक्यूल्स होते हैं वो कैसे सेपरेट हो जाते हैं बाय देयर सीजियम फ्लूइड सोल्यूशन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखाया भी है थोड़ा। जो लाइट डीएनए होगा, ये लाइट डीएनए ऊपर चला जाता है, लाइट डीएनए जानते हैं N14 वाला डीएनए होगा, और N15 वाला हैवी डीएनए वो नीचे आ जाता है। N14 वाला N14 और N15 इंटरमीडिएट डीएनए होता है, ये कहीं ये बीच में रहेगा, ठीक है। तो हैवी, लाइट और इंटरमीडिएट हमने इसमें दिखा रखा है। तो इनमें जो होता है वो ये हमारा पास ओरिजिनल पेरेंटल मॉलिक्यूल्स हैं, ये ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, और जब ये रेप्लिकेट करते हैं बोथ स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो मतलब हमने चलो मान लीजिए ये जो हरा दिखा रखे हैं बोथ ग्रीन स्ट्रैंड, तो हमने दोनों हम क्या दिखा देते हैं, रेड दिखा देते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। ये हैवी डीएनए है। तो और मतलब लाइट डीएनए, लाइट मीडियम में हम क्या करेंगे, लाइट मीडियम में हम इसको कल्चर कराएंगे, लाइट मीडियम में हम कल्चर कराएंगे। तो ये मतलब दो डीएनए डबल स्ट्रैंड्स आपस में बन जाती हैं, ठीक है। तो एक हैवी डीएनए N15 वाली बन जाएगी और एक N14 वाली स्ट्रैंड्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये बन जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मतलब 1 से 2 डीएनए बनेंगे, 2 से 4 डीएनए बनेंगे, तो यहाँ पर ये बन जाते हैं, ठीक है। एंड इन इंटरमीडिएट्स ऑफ हाइब्रिड डीएनए, जो हाइब्रिड इंटरमीडिएट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए जो होते हैं, वन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैज N15 को होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स होगी वो N14 की होगी, ठीक है। इसे इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। एक स्ट्रैंड सिर्फ N15 की होगी, और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो नई बनेगी, नई स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहते हैं, और वैसे कि N14 को होगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कन्फर्म्स दैट ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएनए वन पेरेंटल स्ट्रैंड डीएनए इज conserved which we have like templates and one is the new DNA strands of synthesize, और इस सो मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसे क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं और सेमी कंजर्वेटिव मेथड भी कहते हैं। सेमी बोलते हैं मतलब हाफ, सेमी क्या बोलते हैं, हाफ। तो आधी स्टैंड से कैसे होगी, N15 की होगी, और हाफ स्टैंड N14 की होगी, तो इसे क्या सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने की दिया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से सेमी कंजर्वेटिव मेथड हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है experimental proof किया, it is now proven that DNA replication of semi conservatively it was so first Escherichia coli आप जानते हैं, और हायर ऑर्गेनिज्म सच एज द प्लांट एंड ह्यूमन सेल में देखते हैं। तो मतलब कौन सा सब्सटेंस लिया, इकोलाई बैक्टीरिया लिया, और इसमें हम मतलब इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और किसने एक्सपेरिमेंट किया, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इन 1958 में किया था। 1953 में तो बॉर्सिम क्रिक मॉडल दिया था, 1958 में डीएनए का रेप्लिकेशन भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ, और किसने दिया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। ये आता है गिवन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो दे ग्रो ऑफ इकोलाई ग्रो करते हैं मीडियम N15 मीडियम। तो N15 मीडियम ये भी कभी पूछ लेते हैं, N15 मीडियम कौन सा होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl, N15 HCl मीडियम लेते हैं, ठीक है। इसमें ग्रो कराते हैं, और इनकॉर्पोरेटेड न्यूली स्टैंड्स का फॉर्मेशन होता है, और वो सभी कैसे बनेंगे, वो कैसे बन जाते हैं, सभी हैवी डीएनए बन जाते हैं। N15 मीडियम में डालेंगे तो सभी हैवी डीएनए बन जाएंगे, ठीक है। और हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन सीजियम। तो इसमें हम डालते हैं सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डालेंगे,
तो हैवी डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो N15 वाले डीएनए को हम किस में डालते हैं, N14 वाले मीडियम में डालेंगे। तो एक कुछ स्टैंड से कैसे बनती हैं, जो हैवी डीएनए को हम किस में डालते हैं, नॉर्मल मीडियम में डालेंगे। कुछ हैवी डीएनए लेते हैं, कुछ हैवी डीएनए बैक्टीरिया लेते हैं, उसको कल्चर कराएंगे, N40 वाली मीडियम में कराएंगे। तो मतलब स्टैंड, मतलब कैसे स्टैंड्स बनेंगी, एक हैवी स्टैंड्स बनेगी, एक के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगी वो लाइट डीएनए की बनेगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट डीएनए बनते हैं। कैसे बनते हैं, इंटरमीडिएट। तो इसमें वेरियस सैम्पल विद द सेपरेटेड एंड इंडिपेंडेंटली सीजियम क्लोराइड ग्रेजुअली मेजर्ड इन डीएनए। तो सीजियम क्लोराइड से हम हाइब्रिड डीएनए, लाइट डीएनए और इंटरमीडिएट डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डीएनए दैट वाज extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium that 20 जनरेशन। जो कल्चर हम कराते हैं, एक बैक्टीरिया को हमने कल्चर कराया, तो फर्स्ट जनरेशन के बाद एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हमें मिले। तो जो फर्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन जो कंप्लीट होती है अबाउट 20 मिनट्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये भी टाइम पूछ लिया था कि जो बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, सॉरी बैक्टीरिया डिवाइड करता है, कितने मिनट्स में बैक्टीरिया डिवाइड करता है, एस्टेरियो कोलाई कितने मिनट में डिवाइड करता है, 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने किस एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा, मिशेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मिशेल्सन स्टॉल ने दिया। और इसमें बैक्टीरिया कौन सा लिया, एस्टेरियो कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड के थ्रू हम हैवी, लाइट और इंटरमीडिएट डीएनए को हम सेपरेशन कर सकते हैं, बियॉन्ड एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब 4 जनरेशन तक हमने देखा, 4 जनरेशन तक देखा कि मतलब इनकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो डायग्राम दे रखा है उसमें हम आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिमिलर एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्व द रेडियो एक्टिव थायमिन। तो रेडियो एक्टिव थायमिन सोल्यूशन मतलब लिया, एंड टेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज डीएनए एंड क्रोमोजोम्स प्रूव ऑन द वेसिया फैबा प्लांट में टेलर ने, साइंटिस्ट टेलर ने 1958 में बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए के बहुत स्टैंड्स का फॉर्मेशन होता है डीएनए, और इसमें सेमी कंजर्वेटिव मीडियम के बारे में बताया। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये पूछ लेते हैं किसने से मतलब प्रूफ किसने बताया था, साइंटिस्ट टेलर ने भी मतलब वेसिया फैबा प्लांट्स में बताया कि क्रोमोजोम्स या जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड को बताया था 1958। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज स्टडी किया डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।